नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात इतिहास। इसमें हम प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें इस पाठ की सभी वीडियो उपलब्ध होंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था 1815 के बाद यूरोप में उत्पन्न हुए रूढ़िवाद के बारे में। हमने जाना था कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शासकों ने रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया। तो यहाँ हमें देखना है कि ये रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो रूढ़िवाद इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है जो हमारी परंपराओं और हमारे जो संस्थान हैं उन पर जोर दे और तेजी से बदलाव करने की बजाय वह क्रमिक या धीरे धीरे विकास करने को प्राथमिकता दे। एक ऐसी व्यवस्था जो धीरे धीरे विकास करे परंतु परंपराओं का ध्यान रखे। तो जब नेपोलियन की हार हुई तो यूरोप के सभी शासकों ने राजतंत्र अर्थात रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया। वियना की संधि में नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया। तो 1815 में वियना की संधि हुई थी और उस संधि में नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए राजतंत्र को तो वो वापस लाया, परंतु उसने कई सुधार किए थे तो उन सभी सुधारों को हटा दिया गया। फ्रांस की सीमाओं को संकुचित करके उसे कई राज्यों से घेर दिया गया। तो नेपोलियन के राज्य में फ्रांस काफ़ी बड़ा हो गया था, फ्रांस का काफ़ी विस्तार हुआ, परंतु जब नेपोलियन की हार हुई तो फ्रांस को अपने उसी छोटे आकार में छोड़ दिया गया था और उसकी सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए ताकि फ्रांस फिर से विस्तार न कर सके। रूढ़िवादी शासक आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। तो जो भी शासक रूढ़िवादी का प्रयोग करते थे या जो रूढ़िवादी व्यवस्था का पालन करते थे वे आलोचना या असहमति नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। अखबारों, किताबों, नाटकों आदि में सरकार के खिलाफ लिखने पर रोक लगा दी गई थी कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते, सेंसरशिप लगा दी गई थी। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने प्रेस की आज़ादी का मुद्दा उठाया। तो जो भी उदारवादी राष्ट्रवादी थे जो रूढ़िवाद के खिलाफ थे उन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि प्रेस की आज़ादी सभी को मिलनी चाहिए। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस प्रकार आपने अपनी पिछली वीडियो रिवाइज कर ली है और यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे स्रोत खाकी जो आपकी पुस्तक में दिया है, उसमें है कि अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगी। तो उस समय जो भी अर्थशास्त्री लोग थे वे सोचने लगे कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसी हो। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। तो उस समय के अर्थशास्त्रियों ने क्या किया इसके बारे में बताया गया है कि उस समय देश में पूरे यूरोप में जो भी अर्थशास्त्री थे वे यह विचार करने लगे कि किस प्रकार राष्ट्र विकास कर सकता है और विकास में आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिच
लिस्ट ने 1834 में लिखा है। तो ये जर्मनी की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, ट्यूबिंजन यूनिवर्सिटी, ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रेडरिच लिस्ट, आप अगर विकिपीडिया पर इन्हें सर्च करेंगे तो इनके बारे में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। ये काफ़ी विख्यात लेखक हैं। इन्होंने 1834 में अपने विचार दिए थे कि जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। यह हमने पिछली वीडियो में जाना था जोल्वेराइन के बारे में कि जोल्वेराइन की स्थापना की गई। तो इस जोल्वेराइन का लक्ष्य क्या है? इस जोल्वेराइन का लक्ष्य है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना, सभी जर्मनी के लोग आर्थिक रूप से एक साथ बंध जाएं। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी करेगा। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। तो फ्रेडरिच लिस्ट ने जोल्वेराइन संघ जो बना था जर्मनी का, उसके बारे में कहा है कि यह जर्मनी के लोगों को आर्थिक रूप से एक साथ बांधेगा और इसका यह कर्तव्य है कि जर्मनी को मजबूत बनाए और उसके प्रांतीय हितों को आपस में जोड़े राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो यदि आप राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था की। तो ये फ्रेडरिच लिस्ट की व्याख्या है जोल्वेराइन को लेके। उनके विचार हैं कि देश को एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके आगे हम क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे कि जब रूढ़िवाद वापस आ गया तो किस प्रकार क्रांतिकारी वहां उठे। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। तो यहाँ मुख्य बात क्या है? जब 1815 में रूढ़िवादी लोग चारों ओर आ गए थे तो उदारवादियों को क्रांतिकारियों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कई क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया और विचारों के प्रसार के लिए कई गुप्त संगठन बनाए। कई उन्होंने ऐसे छोटे छोटे गुप्त संगठन बनाए जिनसे क्रांतिकारी विचारों का प्रसार लोगों में हो सके। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थीं। तो ये एक मुख्य बिंदु है कि इन क्रांतिकारियों का मकसद क्या था। इनका मकसद था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना, उनके खात्मे के लिए आवाज़ उठाना, जो व्यवस्थाएं वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं यूरोप में क्रांतिकारी था, इसका अर्थ क्या है कि आपने वियना कांग्रेस ने जो भी राजतंत्रीय व्यवस्थाएं बनाई उनका विरोध किया, साथ में आप स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध थे। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। वे क्या समझते थे कि हमें राष्ट्र राज्य बनाने हैं और जब राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो जाएगी तब हम आज़ादी के इस संघर्ष से मुक्त हो जाएंगे। हमारा यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक राष्ट्र राज्यों की स्थापना नहीं हो जाती।
ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मेत्सनी। तो ये है इटली का एक क्रांतिकारी जुसेपी मेत्सनी। इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनसे संबंधित कई प्रश्न भी आते हैं और इनका नाम काफ़ी विख्यात है। क्रांतिकारियों में जुसेपी मेत्सनी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। किनका जन्म? जुसेपी मेत्सनी का। मेत्सनी का जन्म कहाँ हुआ था? 1807 में जेनोआ। तो आपको मेत्सनी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, इनसे संबंधित एक प्रश्न आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। तो जुसेपी मेत्सनी ने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने लिगुरिया में क्रांति भड़काई और इसके लिए उन्हें वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद भी वे रुके नहीं और उन्होंने मार्सेई जगह में यंग इटली नाम की एक गुप्त संगठन की स्थापना की। उसके बाद बर्न में यंग यूरोप नाम के एक संगठन की स्थापना की। यंग यूरोप में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन आदि देशों के वे युवा थे जिनके विचार कुछ समान थे। यहाँ कौन से समान विचारों की बात हो रही है? क्रांति के समान विचारों की, जिनके विचार क्रांतिकारी थे, जो रूढ़िवाद से आज़ादी चाहते थे। ऐसे युवाओं का संगठन मेत्सनी ने बनाया। मेत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। मेत्सनी का क्या भरोसा था? मेत्सनी मानते थे कि राष्ट्र ही मनुष्यों की इकाई है, कि प्रकृति में मनुष्य की एक इकाई है, एक राष्ट्र, राष्ट्रों में ही मनुष्य बटा होना चाहिए। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। तो हमने अभी क्या देखा था? 1815 में जब वियना कांग्रेस हुई थी, उसके बाद जो यूरोप का नक्शा, हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में देखा था, उसमें क्या था? इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, राजशाहियों में इसका विभाजन कर दिया गया। जबकि मेत्सनी के विचार से इटली को जोड़कर एक ही गणतंत्र बनाना चाहिए था, जैसा कि आज एक इटली है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। तो उनका विचार क्या था? एकीकरण। जो अलग अलग रूप में राज्य बांट दिए गए हैं उनको एक करो, यही एकीकरण किसी भी राष्ट्र की मुक्ति का आधार हो सकता है, ऐसा वे सोचते थे। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। तो मेत्सनी तो इटली का क्रांतिकारी था, उसने इटली की स्वतंत्रता की बात करी, जिसके लिए उसने कई सारे गुप्त संगठन बनाए और उन गुप्त संगठनों और उनके कार्यों से प्रभावित होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देशों के युवाओं ने भी गुप्त संगठन बनाए। मेत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो मैटरनिख ने क्या बोला? मैटरनिख एक रूढ़िवादी था, उसने क्या बोला कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जुसेप्पे मैत्सनी है, जुसेप्पी मैत्सनी है। तो हमें जुसेप्पी मैत्सनी से बचना है, ये मैटरनिख ने बोला था। मैटरनिख के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी।
आपकी पुस्तक में ये एक चित्र दिया हुआ है, जुसेपे मैत्सनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। तो ये यंग यूरोप नाम के एक संगठन की स्थापना है। आप यहाँ देख सकते हैं ज़्यादा लोग नहीं हैं, परंतु ऐसे ही गुप्त रूप से ऐसे संगठन आपस में मिला करते थे। इसके अतिरिक्त एक और चित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, यह है चिंतकों का क्लब। 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र। ये एक व्यंग किया गया है व्यवस्था पर, उस समय की व्यवस्था पर। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। तो इस बोर्ड पर जो लिखा है भाषा में, दूसरी भाषा में, उसका अर्थ है कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, यह आज की बैठक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो दाईं तरफ का बोर्ड है, इस पर क्लब के नियमों की सूची है, जिनमें से कुछ नियम यह हैं कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। तो ये जो लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका पहला नियम बताया गया है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि चिंतक लोग कैसे थे। 1820 में जो लोग देश व राज्य की चिंता करते थे, वे लोग कैसे थे, वे लोग शांत रहने वाले थे, वे खामोश रहें। जो भी राष्ट्र के विचार पर सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वे लोग शांत रहें, ऐसी व्यवस्था बना दी गई। और यदि फिर भी वे बोलने की कोशिश करें तो जब भी वे आपस में मिलें तो अपना मुंह बांध लें। अर्थात कहना यह चाह रहे हैं कि ये जो व्यंग है उसका अर्थ यह निकल रहा है कि उस समय जो भी चिंतक थे उन्हें शांत कर दिया गया, उन्हें बोलने के अधिकार नहीं दिए। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सेंसरशिप के द्वारा सभी के अधिकार छीन लिए गए थे। तो यही व्यंग बताया गया है। इससे संबंधित आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया था कि आप इस व्यंग से क्या समझ सकते हैं। तो आपकी पुस्तक में चर्चा करें नाम का जो भी हिस्सा है उन पर भी आप विचार कीजिए, उनसे भी अच्छे प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा भाग इस पाठ का। अब हम तीसरा भाग शुरू करेंगे जिसमें हम क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। साथ में आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जाकर इस पाठ के नोट्स पा सकते हैं। इस पाठ के सभी वीडियोस के बाद आपको एक टेस्ट भी मिलेगा जिससे आप अपने आप को जांच सकते हैं। धन्यवाद।